दोस्तों नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे 19वीं और 20वीं सदी के जो भी इम्पोर्टेंट लेखक और कवि हुए हैं उनके बारे में। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। तो पहले देखेंगे भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का जीवन परिचय। इनके बारे में बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे। तो जो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी थे, भारतेंदु जी का जन्म काशी के प्रसिद्ध वैश्य परिवार में थे। कौन से परिवार? वैश्य परिवार में 1850 ईस्वी में हुआ था। इनके पिताजी का नाम था गोपाल चंद्र गिरधर दास, जो कि ब्रज भाषा के कवि थे। इनके पिताजी क्या थे? कवि थे, कविताएं लिखा करते थे। जो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी थे, ये 7 वर्ष की उम्र में इन्होंने एक दोहा लिखा था। ले बेवढ़ा ठाड़े भय श्री अनिरुद्ध सुजान, बाड़ासुर की सेन को कहनन लगे हनुमान। जिसको इन्होंने अपने पिताजी को दिखाया और पिताजी ने खुश होकर के इनको क्या किया? आशीर्वाद दिया कि तुम जो है बहुत बड़े महाकवि बनोगे। बचपन में ही माता पिता के सुख से क्या है, बचपन में इनके माता पिता की डेथ हो गई थी, जिसकी वजह से इनके माता पिता के सुख से वंचित हो गए। शोषण एवं वंचितों की आवाज़ को अपने साहित्य के माध्यम से उठाते रहे और 35 वर्ष की अल्पायु में सन 1985 ईस्वी में इनका देहावसान हो गया था। 1985 ईस्वी में इनकी डेथ हो गई थी 35 वर्ष की उम्र में ही। अब देखते हैं इनका साहित्यिक परिचय। तो हरिश्चंद्र जी जो थे के बृहत साहित्यिक योगदान के कारण ही इनको 1857 से 1900 ईस्वी तक के काल को भारतेंदु युग के नाम से जाना जाता है। मीन्स 1857 से 1900 के बीच में जो टाइम रहा है, उस टाइम पीरियड को भारतेंदु युग के नाम से जाना जाता है, इन्हीं के नाम पर। 15 वर्ष की अवस्था में ही भारतेंदु ने साहित्य सेवा प्रारंभ कर दी थी। 18 वर्ष की अवस्था में उन्होंने कवि वचन सुधा नामक पत्रिका निकाली। तो कवि वचन सुधा नामक पत्रिका लिखी थी किसने? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने। 20 वर्ष की अवस्था में ऑनरेरी मजिस्ट्रेट बनाए गए और आधुनिक हिंदी साहित्य के जनक के रूप में प्रतिष्ठित हुए। तो हिंदी साहित्य के जनक किसे कहा जाता है? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को। उन्होंने 1868 में कवि वचन सुधा, 1873 में हरिश्चंद्र मैगजीन और 1874 में स्त्री शिक्षा के लिए बाला बोधनी नामक पत्रिकाएं लिखी थीं। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखेंगे। 1868 में कवि वचन सुधा, 1873 में हरिश्चंद्र मैगजीन और 1874 में स्त्री शिक्षा के लिए क्या लिखा था? बाला बोधिनी। इन्होंने तदीय समाज की स्थापना की थी। तदीय समाज की स्थापना किसने की थी? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने की थी। अतः भारतेंदु जी एक महान कवि, सफल नाटककार, प्रतिष्ठित संपादक और कुशल लेखक के रूप में हिंदी साहित्य संसार में हमारे समक्ष उपस्थित हुए। अल्पायु में ही हिंदी साहित्य को जो रूप प्रदान किया, उसका हिंदी साहित्य सदैव ऋणी रहेगा। इनके आभारी रहेंगे हम लोग। प्रमुख कृतियां क्या क्या हैं, इन्होंने क्या क्या चीजें लिखी थी? मौलिक नाटक, वैदिक हिंसा, हिंसा न भवति, सत्य हरिश्चंद्र, श्री चंद्रावली, विशस्य विस्मौषधम, भारत दुर्दशा इनके द्वारा लिखी गई बहुत इंपॉर्टेंट काव्य है। नील देवी, अंधेर नगरी, प्रेम जोगिनी, सती प्रताप। इसके अलावा अनुदित नाट्य रचनाएं क्या क्या हैं? नाटक यह है विद्या सुंदर, पाखंड विडंबन, धनंजय विजय, कर्पूर मंजरी, भारत जननी, मुद्रा राक्षस, दुर्लभ बंधु। निबंध क्या क्या इन्होंने लिखे हैं? तो निबंध संग्रह में क्या है? नाटक, कालचक्र, लेवी प्राण लेवी, भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है, मीन्स भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है, भारत विकसित विकास कैसे कर सकता है, कश्मीर कुसुम, स्वर्ग में विचार सभा। अब इनके द्वारा लिखे काव्य कौन कौन से हैं? भक्त सर्वस्व, प्रेम मालिका, प्रेम माधुरी, प्रेम तरंग, उत्तरार्ध, भक्तमाल, प्रेम प्रलाप, वर्षा विनोद, प्रेम विनय विनय प्रेम पिचासा, फूलों का गुच्छा इनके द्वारा लिखे गए काव्य हैं। अब खड़ी बोली के काव्य कौन कौन से हैं? प्रेम फुलवारी, नए जमाने की मुकरी, बंदर सभा जिसमें हास्य व्यंग्यों को दिखाया गया है, बकरी विलाप हास्य व्यंग है इसमें भी, कहानी अद्भुत अपूर्व, यात्रा वृत्तांत सरयू पार की यात्रा, लखनऊ की यात्रा, और आत्मकथा क्या क्या लिखी? एक कहानी, कुछ आपबीती कुछ जगबीती, ये आत्मकथा इनके द्वारा लिखी गई। उपन्यास क्या है? पूर्ण प्रकाश चंद्र प्रभा। अब इनकी भाषा शैली क्या रही है? जो भी चीजें उन्होंने लिखी हैं, भारतेंदु ने लोक भाषाओं और फारसी से मुक्त उर्दू के आधार पर खड़ी बोली का विकास किया है।
उनके गद्य की भाषा सरल और व्यवहारिक है। जो भी इन्होंने लिखा है, ये भाषा कैसी सरल और व्यवहारिक है। मुहावरों का प्रयोग किया गया है कुशलतापूर्वक। भावात्मक, व्यंग्यात्मक, व्यंग्यात्मक हो गया, उद्बोधनात्मक शैली के साथ रीतिकालीन रसपूर्ण अलंकारिक शैली का भी प्रयोग किया गया है इनकी, जो भी इन्होंने लिखा है नाटक वगैरह। प्रेम प्रतिमा, प्रेम द्वादशी, समर यात्रा, मान सरोवर, कफन, ये कुछ और के द्वारा लिखी गई रचनाएं हैं। इनके बारे में हमने पढ़ लिया। अब हम देखेंगे मुंशी प्रेमचंद जी के बारे में। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट लेखक थे। तो प्रेमचंद जी का जन्म एक गरीब घराने में काशी से 4 मील दूर लमही नामक गांव में 31 जुलाई 1880 ईस्वी को हुआ था। इनके पिताजी अजायब राय नाम था उनका, डाक में मुंशी थे। डाक में क्या थे? मुंशी थे। 7 वर्ष साल की अवस्था में माता और 14 वर्ष की अवस्था में पिताजी का देहांत हो गया। मीन्स जब ये 7 साल के थे प्रेमचंद जी, तो इनके पिताजी की माता जी की डेथ हो गई और 14 वर्ष की अवस्था में इनके पिताजी का डेथ हो गया। घर में तो पहले से ही निर्धनता थी। पिता की मृत्यु के पश्चात इनके सिर पर कठिनाइयों का पहाड़ टूट पड़ा। रोटी कमाने की चिंता बहुत जल्दी इनके सिर पर आ पड़ी। ट्यूशन करके इन्होंने मैट्रिक यानी कि हाई स्कूल की परीक्षा पास की। इनका विवाह कम उम्र में हो गया था, जो इनके अनुरूप नहीं था। जब माता जी की भी डेथ हो गई, पिताजी की भी डेथ हो गई, तो इनका विवाह जाहिर सी बात है कम उम्र में हो गया होगा। अतः शिवरानी देवी के साथ इनका दूसरा विवाह किया गया। ठीक है। अध्यापक की नौकरी करते हुए इन्होंने FA और BA पास किया। स्कूल मास्टरी के रास्ते पर चलते चलते 1921 में वह गोरखपुर में स्कूलों के डिप्टी इंस्पेक्टर बन गए। जब गांधी जी ने सरकारी नौकरी से इस्तीफे का बिगुल बजाया था तब, तो उसे सुनकर प्रेमचंद ने भी तुरंत त्यागपत्र दे दिया था। इन्होंने ये क्या बन गए थे? डिप्टी इंस्पेक्टर बन गए थे। लेकिन जब गांधी जी ने सरकारी नौकरी से इस्तीफे का बिगुल बजाया, तो इसको सुनकर प्रेमचंद ने अपने जो इंस्पेक्टर थे उस पद से इन्होंने इस्तीफा दे दिया। उसके बाद कुछ दिनों तक इन्होंने कानपुर के मारवाड़ी स्कूल में अध्यापन कार्य किया। फिर काशी विद्यापीठ में प्रधान अध्यापक नियुक्त हुए। प्रधानाचार्य के रूप में इन्होंने कार्य किया। इसके बाद अनेक पत्रिकाओं का संपादन करते हुए काशी में एक प्रेस खोला। सन 1934 से 35 में 8,000 रुपये वार्षिक वेतन पर इन्होंने मुंबई की एक फिल्म कंपनी में नौकरी कर ली। जलोदर रोग के कारण 8 अक्टूबर 1936 ईस्वी को काशी स्थित इनके गांव में इनका देहांत हो गया, इनका स्वर्गवास हो गया। अब देखते हैं इनका साहित्यिक परिचय कैसा रहा है। प्रेमचंद जी में साहित्य सृजन की जन्मजात प्रतिभा विद्यमान थी। आरंभ में नवाब राय के नाम से उर्दू भाषा में कहानियाँ, एक रचना थी इनकी सोजे वतन। तो इस रचना क्या ने स्वाधीनता संग्राम में ऐसी हलचल मचाई कि अंग्रेज सरकार ने इनकी यह कृति जब्त कर ली थी। बाद में प्रेमचंद नाम रखकर हिंदी साहित्य की साधना की और लगभग एक दर्जन उपन्यास और 300 कहानियां लिखी थी इन्होंने। इसके अतिरिक्त इन्होंने माधुरी, मर्यादा पत्रिकाओं का संपादन किया तथा हंस व जागरण नामक पत्र का प्रकाशन किया था। तो हंस और जागरण के द्वारा पत्रों का प्रकाशन किया गया था। पत्रिकाएं कौन कौन सी? माधुरी और मर्यादा। इनका कथा साहित्य के माध्यम से तत्कालीन मतलब उस समय निम्न एवं मध्यम वर्ग का सच्चा चित्र प्रस्तुत करके प्रेमचंद जी ने भारतीयों के हृदय में समा गए थे। प्रेमचंद जी सच्चे अर्थों में कलम के सिपाही इनके द्वारा की गई रचना है और जनता के दुख दर्द के गायक इस महान कथाकार को भारतीय साहित्य जगत में उपन्यास सम्राट की उपाधि से सम्मानित किया गया। तो उपन्यास सम्राट की संज्ञा किसे दी जाती है? ये प्रेमचंद जी को दी जाती है। अब इनके द्वारा कृतियाँ, क्या क्या कृतियाँ इन्होंने लिखी थी, तो ये इनकी कृतियाँ कुछ इस प्रकार से हैं। उपन्यास है, क्रमभूमि है, कायाकल्प, निर्मला, प्रतिज्ञा, प्रेमाश्रम, वरदान, सेवा सदन, रंगभूमि, गोदान, मंगलसूत्र। और मंगलसूत्र इनके द्वारा लिखा गया अधूरा उपन्यास है। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, तो ये उपन्यास इनसे रिलेटेड पूछे जाते हैं, अच्छे से याद कर लेंगे आप। इनके द्वारा लिखे गए नाटक कौन कौन से हैं? करबला, प्रेम की देवी वेदी, संग्राम और रूठी रानी, ये इनके द्वारा लिखे गए नाटक हैं। ये ऊपर क्या थे? ये थे उपन्यास। क्रमभूमि, कायाकल्प, निर्मला, प्रतिज्ञा, प्रेमाश्रम, वरदान, सेवा सदन, रंगभूमि, गबन, गोदान, मंगलसूत्र। ऐसे ही जीवन चरित्र में क्या है? कलम, तलवार और त्याग, दुर्गादास, महात्मा, शेख सादी और रामचरिता। निबंध संग्रह कौन कौन से हैं इनके निबंध? कुछ विचार,
इनका एक निबंध है संपादित, गल्फ रत्न और गल्फ समुच्चय है, अनुदित, अहंकार, सदासुख, आजाद, कथा है चांदी की डिबिया, टॉलस्टॉय की कहानी और सृष्टि का आरंभ। और क्या है कहानी इनकी? सप्त सरोज, नवनिधि, प्रेम पूर्णिमा, प्रेम पचीसी, प्रेम प्रतिज्ञा, प्रेम द्वादशी, समर यात्रा, मानसरोवर, कफन। ये इनके द्वारा लिखी गई कहानियां हैं। इनकी भाषा शैली क्या रही है? प्रेमचंद्र जी की भाषा शैली के दो रूप हैं। रूप वह है जिसमें संस्कृत के तत्सम शब्दों की प्रधानता है। तत्सम का मतलब संस्कृत से लिए गए शब्द। और दूसरा रूप वह है जिसमें उर्दू, संस्कृत, हिंदी के व्यवहारिक शब्दों का प्रयोग किया गया है। यह भाषा अधिक सजीव, व्यवहारिक और प्रवाहमयी है। इनकी भाषा सहज, सरल, व्यवहारिक, प्रवाहपूर्ण, मुहावरेदार एवं प्रभावशाली है, जिसको समझने में आसानी होती है। प्रेमचंद्र विषय एवं भावों के अनुरूप शैली को परिवर्तित करने में दक्ष थे। इन्होंने अपने साहित्य में प्रमुख रूप से 5 शैलियों का प्रयोग किया है: वर्णनात्मक, विवेचनात्मक, मनोवैज्ञानिक, हास्य व्यंग्य प्रधान मीन्स हंसने वाली जो लैंग्वेज होती है, शैली, तथा भावात्मक, भाव का मतलब जो हमारे अंदर के इमोशंस हैं। तो इनके बारे में हमने पढ़ लिया है, प्रेमचंद जी के बारे में पढ़ लिया है। अब देखेंगे रविंद्रनाथ टैगोर जी का जीवन परिचय। तो रविंद्रनाथ टैगोर जी का जन्म हुआ था 7 मई 1861 को। कहाँ हुआ था? कलकत्ता में हुआ था। इन्हें गुरुदेव, कवि गुरु और विश्वा कवि के नाम से भी जाना जाता है। मीन्स इनको गुरुदेव, कवि गुरु और विश्व कवि की संज्ञा प्राप्त है। डब्ल्यू.सी. एट्स के द्वारा रविंद्रनाथ टैगोर को आधुनिक भारत का एक उत्कृष्ट एवं रचनात्मक कलाकार कहा गया है। मतलब इन्होंने डब्ल्यू.बी.एट्स ने रविंद्रनाथ जी को क्या कहा है? आधुनिक भारत का उत्कृष्ट और रचनाकार कलाकार। ये बंगाली कवि, मतलब बंगाली कवि, उपन्यासकार और चित्रकार थे, जिन्होंने पश्चिम में भारतीय संस्कृति को अत्यधिक प्रभावशाली ढंग से पेश किया है। रविंद्रनाथ टैगोर जी एक असाधारण और प्रसिद्ध साहित्यकार थे, जिन्होंने साहित्य एवं संगीत को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित किया है। ये महात्मा गांधी जी के अच्छे मित्र थे और माना जाता है कि उन्होंने ही महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि दी थी। तो महात्मा जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? तो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने प्रदान की थी। इन्होंने सदैव इस बात पर जोर दिया कि विविधता में एकता भारत के राष्ट्रीय एकीकरण का एकमात्र संभव तरीका है। विविधता में एकता का मतलब क्या है? कि हमारे देश जो भारत है, इसमें हर जगह पे अलग अलग प्रकार के लोग रहते हैं, अलग अलग वेशभूषा है, उसके बावजूद भी सब लोग क्या है? मिलजुल कर अच्छे प्रेम भाव से रहते हैं। तो इसी को कहते हैं विविधता में एकता। वर्ष 1929 तथा वर्ष 1937 में उन्होंने विश्व धर्म संसद में भाषण दिया था। वर्ल्ड पार्लियामेंट में इन्होंने भाषण दिया था 1929 तथा 1937 में। इनके योगदान क्या क्या है? माना जाता है कि उन्होंने 2000 से अधिक गीतों की रचना की है। कितने गीत? लगभग 2000 से ज़्यादा गीतों की रचना की है रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। और इनके गीतों एवं संगीत को रविंद्र संगीत कहा जाता है, क्योंकि रविंद्रनाथ जी ने की थी, इसलिए इनको रविंद्र संगीत कहा जाता है। उन्हें बंगाली गद्य और कविता के आधुनिकीकरण हेतु उत्तरदायी माना जाता है। इनकी उल्लेखनीय कृतियों में गीतांजलि बहुत फेमस कृति है इनकी, घारे, बैर, गोरा, मानसी बालका, सोनार तोरी आदि शामिल हैं। साथ ही उन्हें उनके गीत एकला चलो रे, इनका एक गीत है एकला चलो रे, के लिए भी याद किया जाता है, एकला चलो रे। उन्होंने अपनी पहली कविताएं भानु सिम्हा, पहली कविता थी भानु सिम्हा उपनाम से 16 वर्ष की आयु में प्रकाशित की थी। तो 16 वर्ष की आयु में उन्होंने क्या लिखा था? भानु सिम्हा नामक एक कविता लिखी थी। उन्होंने न केवल भारत और बांग्लादेश ही है तो राष्ट्रगान की रचना की थी। राष्ट्रगान किसने लिखा था? रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा था। तो कह रहे बांग्लादेश, पहले इन्होंने बंगाली में लिखा था, उसी बंगाली राष्ट्रगान का अनुवाद क्या हिंदी में किया गया, जो हमारे यहाँ चलता है। राष्ट्रगान की रचना की, बल्कि श्रीलंका के राष्ट्रगान को कलमबद्ध करने तथा उसकी रचना करने हेतु एक श्रीलंकाई छात्र को प्रेरित किया था। अपनी साहित्यिक उपलब्धियों के अलावा वे एक दार्शनिक और शिक्षाविद भी थे, जिन्होंने वर्ष 1921 में विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, जिसने पारंपरिक शिक्षा को चुनौती दी। 1921 में विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। पुरस्कार क्या क्या मिले हैं? रविंद्रनाथ टैगोर को उनकी काव्य रचना गीतांजलि के लिए 1913 में साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि रविंद्रनाथ टैगोर जी को किस रचना के लिए साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो गीतांजलि के लिए कब मिला था? 1913 ईस्वी में।
यह पुरस्कार जीतने वाले वह पहले गैर यूरोपीय थे, मतलब हमारे यहाँ एशियन थे। पहली बार इनको मिला था नोबेल का पुरस्कार। वर्ष 1915 में उन्हें ब्रिटिश किंग जॉर्ज पंचम ने पंचम द्वारा नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया गया था। नाइटहुड की उपाधि इनको किसने प्रदान की थी? जॉर्ज पंचम ने प्रदान की थी, जो कि 1915 ईस्वी में इंडिया था। वर्ष 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद उन्होंने अपनी नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी, मतलब ये वापस कर दी थी ब्रिटिशियर्स को। महात्मा गांधी जी ने अपनी केसरे हिंद की उपाधि और इन्होंने अपनी जो नाइटहुड की उपाधि थी ये अंग्रेजों को वापस कर दी थी। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। इनकी मृत्यु 7 अगस्त 1941 को कलकत्ता में हो जाती है। उनके द्वारा कहे गए उद्धरण क्या थे? केवल खड़े होकर और समुद्र को निहारने से आप समुद्र को पार नहीं कर सकते हैं, उसको पार करने के लिए आपको प्रयास करना पड़ेगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। एक बच्चे को अपनी शिक्षा तक सीमित ना रखें, क्योंकि वह किसी अन्य समय में पैदा हुआ था। ये भी इनके द्वारा कही गई लाइनें हैं। मैं एक आशावादी का अपना संस्करण बन गया हूँ। अगर मैं इससे एक दरवाजे से नहीं बना सकता तो मैं दूसरे दरवाजे से जाऊंगा या मैं एक दरवाजा बना दूंगा। वर्तमान कितना भी अंधकारमय क्यों ना हो, कि कुछ बहुत अच्छा ही आएगा। तथ्य अनेक हैं पर सत्य एक है। अब देखते हैं, हमने पढ़ लिया है, हमने रविन्द्रनाथ टैगोर जी के बारे में पढ़ लिया। अब हम देखेंगे मिर्ज़ा गालिब। ये एक शायर थे। तो मिर्ज़ा गालिब का जन्म आगरा में एक सैनिक पृष्ठभूमि वाले परिवार में हुआ था, मतलब इनका जो बैकग्राउंड रहा है सैनिक परिवार से थे। इन्होंने अपने पिता और चाचा को बचपन से ही खो दिया था। गालिब का जीवन यापन मूलतः अपने चाचा के मरणोपरांत मिलने वाले पेंशन से होता था, मतलब इनके चाचा जी की डेथ हो गई थी, उनके पेंशन का जो पैसा आता था उसी से इनका जीवन यापन हो रहा था। वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में सैन्य अधिकारी थे, इनके चाचा जी जो थे। गालिब की पृष्ठभूमि एक तुर्क परिवार से थी और इनके दादा मध्य एशिया के समरकंद में से सन 1750 के आसपास भारत आए थे। उनके दादा मिर्जा कोबान बेग खान अहमद शाह के शासनकाल में समरकंद से भारत आए। उन्होंने दिल्ली, लाहौर और जयपुर में काम किया था और अंततः आगरा में आकर बस गए थे। उनके 2 पुत्र व 3 पुत्रियां थी। मिर्जा अब्दुल्ला बेग खान व मिर्जा नसरुल्ला बेग खान उनके 2 पुत्र थे। मिर्जा अब्दुल्ला बेग खान मिर्जा गालिब के पिताजी थे, ने एक कश्मीरी लड़की इज्जत उत निसा बेगम से निकाह किया था, मतलब इनसे इनकी शादी हुई थी, विवाह हुआ था और वो अपने ससुराल में ही रहने लग गए थे, मतलब ये कश्मीर में ही रहने लगे। इनके पिताजी कश्मीर में ही रहने लगे। इन्होंने पहले लखनऊ के नवाब और बाद में हैदराबाद के निज़ाम के यहाँ काम किया था, क्योंकि अंग्रेजों का टाइम था उस टाइम। उनकी 1803 में अलवर में युद्ध के दौरान मौत हो गई और उस समय मिर्ज़ा गालिब केवल 5 साल के थे। कितने साल के? 5 साल के। चाचा मिर्ज़ा नसरुल्ला बेग खान ने उनका पालन पोषण किया था। इनके पूर्वज तुर्की में रहा करते थे। इनके पिता लखनऊ के नवाब के यहाँ काम करते थे, लेकिन 1803 में इनकी मौत हो गई, जिसके बाद छोटे से मिर्ज़ा को उनके चाचा ने बड़ा किया था। 11 साल की उम्र से ही मिर्ज़ा ने कविताएं लिखना शुरू कर दिया था। मिर्ज़ा ने 13 साल की उम्र में उमराव बेगम से शादी कर ली। मिर्ज़ा साहब ने लाहौर, जयपुर, दिल्ली में काम किया था। बाद में वे आगरा आकर रहने लगे थे। अपनी हर रचना को मिर्ज़ा या गालिब नाम से लिखते थे। जो भी रचना ये करते थे उसमें मिर्ज़ा या गालिब के नाम से लिखा करते थे, इसलिए इनका ये नाम प्रसिद्ध हो गया। 1850 ईस्वी में बहादुर शाह जफर की सत्ता में आने के बाद मिर्ज़ा गालिब को मुख्य दरबारी बनाया गया। राजा को भी कविताएं में रुचि थी। 1854 में मिर्ज़ा इनको कविता सिखाने लगे थे। 1857 में जब ब्रिटिश राज से मुगल सेना की हार हुई तब पूरा साम्राज्य नष्ट हो गया। जब अंग्रेजों से हार गई थी मुगल सेना, तब मिर्ज़ा साहब को इस समय इनकी आय मिलना भी बंद हो गई थी। केवल 13 वर्ष की उम्र में उनका निकाह नवाब इलाही बख्श की बेटी उमराव बेगम से हो गया था। इसके बाद वे अपने छोटे भाई मिर्ज़ा यूसुफ खान के साथ दिल्ली में आकर बस गए थे, लेकिन उनके छोटे भाई की एक दिमागी बीमारी की वजह से छोटी सी उम्र में ही मौत हो गई।
उनके 7 बच्चे पैदा होने से पहले ही मर गए थे। उन्होंने सोचा अब यह दुख तो जीवन के साथ ही खत्म होगा। उन्होंने एक कविता में भी इसका जिक्र किया, कैद ए हयात ओ बंद ए गम, असल में दोनों एक हैं। ये इन्होंने लिखी थी, कविता थी इनके द्वारा लिखी गई। मौत से पहले आदमी गम से निजात पाए क्यों, ये इन्होंने लिखा था। गालिब को बचपन में ही पतंग, शतरंज, जुए की आदत लगी। दूसरी ओर उच्च कोटि के बुजुर्गों की सोहबत का लाभ मिला। शिक्षित माँ ने गालिब घर पर ही शिक्षा दी गालिब को घर पर ही शिक्षा दी थी, जिसकी वजह से उन्हें नियमित शिक्षा कुछ ज़्यादा नहीं मिल सकी। फारसी की प्रारंभिक शिक्षा इन्होंने आगरा के पास उस समय के प्रतिष्ठित विद्वान मौलवी मोहम्मद मुअज्जम से प्राप्त की थी। ज्योतिष, तर्क, दर्शन, संगीत एवं रहस्यवाद इत्यादि से इनका कुछ न कुछ परिचय होता गया। मतलब हर चीज़ ये सीखते गए। गालिब की ग्रहण शक्ति इतनी तीव्र थी कि वह न केवल जाहुरी जैसे फारसी कवियों का अध्ययन अपने आप करने लगे, बल्कि फारसी में गजलें भी लिखने लगे। कहा जाता है कि जिस वातावरण से गालिब का लालन पालन हुआ, वहां से उन्हें शायर बनने की प्रेरणा मिली। जिस मोहल्ले में गालिब रहते थे वह गुलाब खाना उस जमाने में फारसी भाषा के शिक्षण का उच्च केंद्र था। वहाँ मुल्ला वली मोहम्मद, उनके बेटे शमसुल जुहा, मोहम्मद बदरुज्जा आजम अली तथा मोहम्मद कामिल वगैरह फारसी के एक से एक विद्वान वहाँ रहते थे। मतलब ये सब फारसी भाषा के विद्वान लोग थे। शायरी की शुरुआत उन्होंने 10 साल की उम्र में शुरू कर दी थी, लेकिन 25 साल की उम्र तक आते आते वह बड़े शायर बन चुके थे। अपने जीवन काल में ही गालिब एक लोकप्रिय शायर के रूप में विख्यात हुई। 19वीं और 20वीं शताब्दी में उर्दू और फारसी के बेहतरीन शायर के रूप में उनकी ख्याति दूर दूर तक फैली तथा अरब एवं अन्य राष्ट्रों में भी वे अत्यंत लोकप्रिय हुए। गालिब की शायरी में एक तड़प दिखती थी, एक चाहत, एक कशिश अंदाज पाया जाता है जो सहज की पाठक के मन को छू लेता है। इनका शाही किताब 1850 में शहंशाह बहादुर शाह जफर ने मिर्जा गालिब को दबीर उल मुल्क और नज्म उद्दौला के खिताब से नवाजा था। किसने? शहंशाह बहादुर शाह जफर ने। कब? 1850 ईस्वी में। बाद में उन्हें मिर्जा नौसा का खिताब भी मिला। वे शहंशाह के दरबार में एक महत्वपूर्ण दरबारी थे। उन्हें बहादुर शाह जफर II के ज्येष्ठ पुत्र राजकुमार फक्र उद दीन मिर्जा का शिक्षक भी नियुक्त किया गया था। वे एक समय से मुगल दरबार के शाही इतिहासविद भी थे। अब देखते हैं महादेवी वर्मा का जीवन परिचय। महादेवी वर्मा का जन्म उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जिले में सन 1907 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता का नाम श्री गोविंद प्रताप वर्मा था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा इंदौर में हुई। 9 वर्ष की अल्पायु में ही इनका विवाह बरेली के डॉक्टर स्वरूप नारायण वर्मा जी के साथ हो गया था। महादेवी वर्मा ने प्रयाग विश्वविद्यालय से संस्कृत विषय लेकर MA पास किया। साहित्य के प्रति इनमें बचपन से ही रुचि थी। इन्होंने प्रयाग महिला विद्यापीठ में प्रधानाचार्य के पद पर कार्य किया। भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण उपाधि से अलंकृत किया। भारत सरकार के द्वारा इनको पद्म भूषण पुरस्कार उपाधि मिली थी। इन्होंने मासिक पत्रिका चांद का अवैतनिक संपादन किया था। मासिक पत्रिका कौन सी? चांद, जिसका संपादन किया था। सन 1987 ईस्वी में इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में इनका निधन हो गया। महादेवी वर्मा ने बाल्यावस्था से ही मीरा, सूर और तुलसी जैसे भक्त कवियों की रचनाओं का अध्ययन किया था। मतलब महादेवी वर्मा जी ने मीरा जी, सूरदास जी और तुलसीदास जी के जो भक्त कवि थे, इन लोगों की रचनाओं का अध्ययन किया था। यही कारण है कि वे एक कवि ही इनकी प्रेरणा का स्रोत बन गए। महादेवी वर्मा की प्रमुख रचनाएं क्या क्या हैं? निहार, नीरजा, साध्यकीत, दीपशिखा, यामा, अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, श्रृंखला की कड़ियां आदि, ये इन्होंने रचनाएं लिखी हैं। प्रेम की वेदना और आनंद को अपने जीवन में अंगीकार करने वाली भक्ति काल की कवित्री मीरा के समान आधुनिक युग की सुप्रसिद्ध कवित्री महादेवी वर्मा से कौन साहित्य प्रेमी प्रभावित नहीं होगा। हिंदी साहित्य में इनका सर्वोच्च स्थान है। अब देख लेते हैं रामधारी सिंह दिनकर जी का जीवन परिचय। तो रामधारी सिंह दिनकर जी का जो उपनाम था वो था दिनकर के नाम से इनको लोग जानते थे।
मूल नाम था रामधारी सिंह दिनकर। जन्म हुआ था 23 सितंबर 1908 को सिमरिया, बिहार में। निधन हुआ था 24 अप्रैल 1974 को चेन्नई, तमिलनाडु में। इनको राष्ट्रकवि के रूप में लोग जानते हैं। समादृत और लोकप्रिय रामधारी सिंह दिनकर का जन्म 23 सितंबर 1908 को बिहार के बेगूसराय जिले में सिमरिया ग्राम में एक कृषक परिवार में हुआ था। बचपन संघर्षमय रहा, जहां स्कूल जाने के लिए पैदल चल गंगा घाट जाना होता था। ये गंगा घाट से जाते थे। फिर गंगा के पार उतर पैदल चलना पड़ता था। गंगा को ये पार करते थे स्कूल जाने के लिए। पटना विश्वविद्यालय से बीए की परीक्षा पास करने के बाद आजीविका के लिए पहले अध्यापक बने। फिर बिहार सरकार में सब रजिस्ट्रार की नौकरी की। अंग्रेज सरकार के युद्ध प्रचार में विभाग में रहे और उनके खिलाफ ही कविताएं लिखते रहे। आज़ादी के बाद मुजफ्फरपुर कॉलेज में हिंदी के विभागाध्यक्ष बनकर गए। 1952 में उन्हें राज्यसभा के लिए चुना गया था, जहां 2 कार्यकालों तक उन्होंने संसद सदस्य के रूप में योगदान किया। इसके उपरांत वह भागलपुर विश्वविद्यालय के उप कुलपति भी नियुक्त किए गए और इसके 1 वर्ष बाद ही भारत सरकार ने उन्हें हिंदी सलाहकार नियुक्त किया था। फिर से क्या है, दिल्ली बुला लिया भारत सरकार ने। ओज, विद्रोह, आक्रोश के साथ ही कोमल श्रृंगारिक भावनाओं के कवि दिनकर जी की काव्य यात्रा की शुरुआत हाई स्कूल के दिनों से हुई, जब उन्होंने राम वृक्ष बेनीपुरी द्वारा प्रकाशित युवक पत्र में अमिताभ नाम से अपनी रचनाएं भेजनी शुरू कर दी थी। 1928 में प्रकाशित बारदौली विजय संदेश उनका पहला काव्य संग्रह था। बारदौली विजय क्या था, पहला काव्य संग्रह था इनके द्वारा लिखा गया। काव्य और प्रबंध काव्य दोनों की रचना की है। मुक्तक काव्यों में कुछ गीत काव्य भी हैं। कविताओं के अलावा उन्होंने निबंध, संस्मरण, आलोचना, डायरी, इतिहास आदि के रूप में विपुल गद्य लेखन भी किया है। प्रमुख कृतियां क्या क्या हैं इनके द्वारा, मुक्तक काव्य, प्रणभंग, रेणुका, हुंकार, रसवंती, द्वंद्व गीत, सामधेनी, बापू, धूप छाह, इतिहास के आंसू, धूप और धुआं, मिर्च का मजा, नीम के पत्ते, सूरज का ब्याह, नीम कुसुम, हारे को हरिनाम सहित 2 दर्जन से अधिक काव्य संग्रह किए इन्होंने। प्रबंध काव्य क्या है, कुरुक्षेत्र 1946 में, रश्मि रथी 1951 में, उर्वशी 1961 में लिखा है। गद्य में क्या है, मिट्टी की ओर, रेती के फूल, संस्कृति के 4 अध्याय, उजली आग, वेणुवन, शुद्ध कविता की खोज, हे राम, संस्मरण और श्रद्धांजलियां, मेरी कविताएं, दिनकर की डायरी, विवाह की मुसीबतें सहित 2 दर्जन से अधिक कृतियां हैं। रामधारी सिंह दिनकर को संस्कृत के 4 अध्याय, ये इनके द्वारा कृति लिखी गई, पुस्तक के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से और काव्य कृति क्या है, उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। मतलब रामधारी सिंह दिनकर ने संस्कृत की 4 अध्याय नामक पुस्तक लिखी थी, इसके लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। और एक काव्य कृति लिखी थी जिसमें उर्वशी जिसका नाम है, उसके लिए इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण से भी अलंकृत किया है। उनकी स्मृति में भारत सरकार द्वारा डाक टिकट भी जारी किए गए थे रामधारी सिंह दिनकर। तो उम्मीद करते हैं सेशन आपको अच्छा लगा होगा। तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पसंद आता लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, टेक केयर और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।